हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम भारतीय संविधान का स्वरूप, ये कैसे बना, इसके अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, और इस वीडियो में भाग 1 से लेकर भाग 3 तक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का निर्माण स्वरूप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो संविधान निर्माण में जो लगा समय, कितना समय लगा था इसके निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन इसको निर्माण में समय लगा था। तैयार कब हुआ था ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। इसमें से मुख्य रूप से कौन कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य J.B. कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू और C. राजगोपालाचारी इसके मुख्य सदस्य थे। समझ आ गया होगा। कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य कुल थे। और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य J.B. कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू और C. राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? 292 सदस्य थे। और देसी रियासत में से कितने थे? 93 सदस्य थे। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारतीय संविधान के कुल भाग कितने हैं? इसमें 22 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिए कितने भाग हैं? 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान यानी आज के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए अनुसूचियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में आज 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली है जिसमें है राज्य एवं संघ शक्ति क्षेत्र। ठीक है, पहली अनुसूची के अंदर क्या है? राज्य एवं संघ शक्ति क्षेत्र। और दूसरी क्या है? वेतन व भत्ते। ठीक है, तो पहली अनुसूची के अंदर क्या आते हैं? राज्य और संघ शक्ति क्षेत्र, यानी राज्य और केंद्र सरकार के संघ और जो भी उनकी शक्तियां हैं उनके बारे में। दूसरा है वेतन और भत्ते। फिर है तीसरा है शपथ। चौथा है राज्यसभा में सीटों की संख्या। और पांचवा है SC व ST के दोनों के प्रशासन। ठीक है, जो इनके जो प्रशासन होंगे वो। तो हमने कितने पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। पहला है राज्य संघ शक्ति क्षेत्र, दूसरा है वेतन भत्ते, तीसरा है शपथ, चौथा है राज्यसभा में सीटों की संख्या और पांचवा है SC और ST के प्रशासन या कानून। तो मैं इनको समझ लेते हैं कि राज्य और केंद्र की जो भी शक्ति आती है, जो भी उनके अधिकार आते हैं, वह किस में है? अनुसूची 1 में है। दूसरी में क्या है? जो इनके अंतर्गत कार्य करेंगे उनके वेतन और भत्ते। ठीक है, जब इनके वेतन और भत्ते तय हो जाएंगे तो तीसरी अनुसूची में क्या है? इनको शपथ दिलाई जाएगी इनके कार्य के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो जो राज्यसभा में जो भी चुनाव वगैरह होंगे तो उनमें जो भी सीटों का उल्लेख है किसमें? अनुसूची 4 में है। और पांचवा है SC व ST के प्रशासन। तो छठवीं है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के अलग से प्रशासन। ठीक है, जो भी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, जो जनजाति क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन कैसे हैं? अलग हैं। राज्य एवं केंद्र में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, राज्य केंद्र में शक्तियों का विभाजन कैसे है? जैसे इसमें संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ठीक है, तो इसमें शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाषाओं का। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वह किस अनुसूची के तहत जोड़ी गई हैं, 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी और आज वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं है पहला संविधान संशोधन। ठीक है, पहला संविधान संशोधन क्या था, 1951 भूमि सुधार। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची क्या है, पहला संविधान संशोधन। 10वां है दल बदल, यानी कोई भी व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में अपना स्थान बदल सकता है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। 11वीं है पंचायती राज। ठीक है, जो भी ग्राम या गांव से लेकर जो भी फैसले हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज के अंतर्गत। और 12वां है नगर निगम या नगर निकाय। ठीक है, तो समझ आ गया होगा अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूची हमारी यहीं पर है और आगे देख लेते हैं संविधान को। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 22 भागों को विभाजित किया गया है। जो भारतीय संविधान है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में, और इसमें कितनी अनुसूचियां रखी गई हैं, 12 अनुसूचियां रखी गई हैं। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। समझ आ गया होगा, मूल संविधान में कितने थे, 395 और वर्तमान में 470। तो अब बात कर लेते हैं भाग 1 यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो भाग 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 1 की बात करेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना। ठीक है, क्या कहता है, विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद समझते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ। इसका मतलब भारत जो है कि कई राज्यों से मिलकर एक देश बनाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भारत राज्यों का संघ। दूसरा है भूमि, विदेशी भूमि को जीत कर या अर्जित कर उसे नए राज्य बनाना। ठीक है, तो इसका उदाहरण है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1975 में भारत का राज्य बनाया था। ठीक है, तो जो सिक्किम है पहले ये अलग स्वतंत्र देश था, तो यह चीन से परेशान होकर इसने क्या किया था कि भारत में शामिल होने के लिए दरख्वास्त की थी। तो इसको क्या किया गया था, अर्जित किया गया था। तो कैसे किया गया था, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तीसरा है राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वे नए हो या पुराने। ठीक है, और चौथा है कि अनुच्छेद 2 व 3 में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत माने नहीं जाएंगे। जो अनुच्छेद 2 है और 3, ठीक है, वो किसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 368 यानी भाग 20 के तहत नहीं माना जाएगा। जो अनुच्छेद 368 है वह क्या है, इसी के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा भाग 1 से लेकर 4। ठीक है, भाग 1 यानी इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 1 से लेकर 4, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं भाग 2 की यानी नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके अंतर्गत 5 से लेकर 11 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद है, 5 से लेकर 11। तो नागरिकता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, जन्म के स्थान पर नागरिकता, यानी कोई भी व्यक्ति यदि वह भारत में उसका जन्म हुआ है तो वह क्या है, भारत का नागरिक है। समझ आ गया होगा, अनुच्छेद 5 क्या है, जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है वह कौन है, भारत का नागरिकता है। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि नागरिकता क्या है। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, तो इसके अंदर एक पॉइंट है, 19 जुलाई 1948 से पहले आए व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनके लिए क्या कंडीशन रखी गई थी, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है वह क्या है, भारत का नागरिक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति वो उनको नागरिकता कब मिलेगी, 6 महीने बाद नागरिकता मिलेगी, जब वह 6 महीने भारत में रह लेंगे और उनका कोई भी आपराधिक इतिहास ना मिले तो उन्हें क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
अनुच्छेद 7वां क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति वापस क्या कहता कि जो गए थे लेकिन वापस लौट आए, कहाँ लौट आए, भारत लौट आए, उन्हें 6 महीने रजिस्ट्रेशन के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, 6 महीने के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। तो 8वां क्या है, 8वां अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। भारत से बाहर रह रहा व्यक्ति या बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है या भारत के बाहर पैदा हुआ है तो वो भी भारत का नागरिक है यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तभी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई भी भारत का व्यक्ति यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना है यदि अन्यथा कोई कार्य ना किया हो। इसका मतलब यह है, यदि कोई भारत का नागरिक है, यदि वह भारत का नागरिक जब तक कहलाएगा जब तक उसने देश के विरुद्ध कोई कार्य ना किया हो। यदि वह देश के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे देशद्रोही कर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी तथा संसद में कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये था हमारा भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आगे चलते हैं, भाग 3 को डिस्कस करते हैं। तो भाग 3 क्या है, मूल अधिकार और या मौलिक अधिकार। इसमें कितने से कितने तक है, 12 से 35 तक है। तो इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। चलिए भाग 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह नाम कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। जो मैग्ना कार्टा है उस नाम को कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। इसमें 7 भाग थे लेकिन वर्तमान में 6 भाग हैं। जो संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जो भाग 6 इसके अंदर जो 6ठा पॉइंट है उसको संपत्ति के अधिकार के हटाकर उसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया होगा कि जो इसके अंदर 6ठा भाग है, अभी हम डिस्कस करेंगे जो 6ठा भाग क्या है, तो उसको हटाकर क्या कर दिया गया है, निकालकर 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। मैंने आपको बताया था 7 भाग थे जो अब 6 रह गए हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार। इसके अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक डिस्कस किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बारे में बताया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक डिस्कस किया गया है। अगला है संस्कृति एक शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर कितना किया गया है, 29 से लेकर 30 अनुच्छेद तक। और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर कितना किया है, 32 से 35 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला समता या समानता का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं, 14 से लेकर 18 तक। इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो समता या समानता का अधिकार को देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब यह है कानून की नजरों में सभी व्यक्ति या कोई भी एक समान है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा। 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में सभी व्यक्ति को अवसर की बराबर से समानता। 17वां है अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब यह है छुआछूत वाली स्थिति से बाहर निकलना यानी छुआछूत का अंत। 18वां है उपाधियों का अंत। यानी पुराने समय में क्या चलता था, यदि कोई भी व्यक्ति राजा है तो उसका ही बेटा क्या बनता था, राजा। तो उसमें क्या कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो ये पहला पॉइंट था समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा है भाग यानी दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आते हैं 19 से लेकर 22 अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 का क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंदर क्या आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में ही कई सारे पॉइंट बना दिए गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी बोल सकता है, यानी कुछ भी विरोधी वर्ग नहीं बोल सकता, यानी उसे बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना, कहीं भी एकत्रित होना यानी शांति रूप से एकत्रित होना। तीसरा है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति या कोई भी सभा बना सकता है, समूह बनाता, अपना कोई दल बना सकता है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, कि पूर्ण भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अगला है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी कौन सा आर्टिकल के अंदर हमें मिलता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलता है। इसका मतलब यह है कि हम भारत में कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं। अगला है भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, यानी भारत में कहीं भी जाकर हम अपने रोजगार को चालू कर सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 19। अब आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि निवारण या उनके बचने के कारण। तो इसके अंतर्गत है यदि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे उसी के समय के तहत सजा दी जाएगी। दूसरा है खुद के विरुद्ध गवाही देने पर रोक। तीसरा है एक अपराध की एक ही सजा। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। ठीक है, क्या है? प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है? 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यानी इसमें क्या दिया गया है? 21A में एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया था 21A, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण में। इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? उसे गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। दूसरा क्या है? उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। तीसरा क्या है? उस व्यक्ति को अपने मनपसंद कानूनी सलाह या वकील की प्रदान करना। फिर है अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? इसके अंदर है 23 से लेके 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार पर रोक और बालाश्रम यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर श्रम नहीं करवाया जा सकता, उनसे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। अगला है चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं? 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म को मानना, आचरण करना, प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26वां का अनुच्छेद कहता है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म के लिए जो भी कार्य करना हो, कुछ भी प्रबंधन करना हो, उसकी स्वतंत्रता। 27वां कहता है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता, यानी उनको पूरा करने की स्वतंत्रता। 28वां कहता है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा या उपासना करने की स्वतंत्रता। तो धर्म से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है वह किसमें है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। आगे डिस्कस करते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें कितने तक है? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। तो इसके अंतर्गत डिस्कस कर लेते हैं। यह केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। यह किसको प्राप्त है? अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। क्या करना? उनके हितों का संरक्षण करना अनुच्छेद 29 के तहत आता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक हैं वह अपनी शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, अलग से वह अपनी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार द्वारा ये अधिकार हमें प्राप्त किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 32 है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो
संपत्ति के अधिकार है उसे निकालकर किसमें कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो है अनुच्छेद 32वां है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होने पर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की जा सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि मौलिक अधिकार का हनन करता है या उसे व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं तो वह व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज करा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा है। तो ये था हमारा भारत का संविधान भाग 1 से लेकर 3 तक। होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए करें जिससे आपकी नॉलेज पूरी हो, आप अधूरा ज्ञान ना लें। तो ये था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 100.1 पर।